खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री 8 चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी क्वेश्चन आंसर। यानी कि हम चैप्टर नंबर 2 जो 8th का हिस्ट्री का है उसके तमाम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को शेयर और लाइक करिए ताकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और क्वेश्चन से पहले आप लोग क्या करेगा कि मैंने कम से कम 2 लेक्चर में यानी कि 2 वीडियोस में मैंने जो है थ्योरेटिकल पोर्शन जो है यानी कि लेसन नंबर 2 जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो इन क्वेश्चनों से पहले आप क्या करेंगे, आप पहले थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस लेसन जो है वो आप देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ भी आ जाएंगे और आप खुद करोगे। वो तभी पॉसिबल है जब तक कि आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखोगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो भी वीडियोस है आप सर्च करिए यूट्यूब पर बाय द नेम ऑफ द एजुकेटर आबिद, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेटर आबिद के नाम पर। और बहुत सारी वीडियोस जो हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं वो मैं बना चुका हूँ, आप उनसे भी फ़ायदा उठाइए और इन वीडियोज़ को जो है शेयर और लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका है आपकी टेक्स्ट बुक का जो है पेज नंबर 24 जो है वो है पहला क्वेश्चन जो आपका है मैच द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले आपका क्या था, दीवान है, टाइगर ऑफ मैसूर है, फौजीदारी अदालत है, रानी जहांनामा है और सिपाही है। अब देखो इसको हम कैसे मैच करें। देखो दीवान क्या था, दीवान which has given by the नवाब ऑफ द बंगाल, ये नवाब ऑफ बंगाल ने इनको दिया था। सिंपली आप कहिए जब यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लेसी में जब पूरी तरह से यहाँ के महाराजाओं को, राजाओं को, यहाँ के तमाम जो भी बादशाह थे उनको हराया। अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक दीवान हासिल किया अंग्रेज़ों ने जिसको कहा जाता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जिससे वो जो जहाँ पर भी वो रह रहे थे वहाँ पर जितना भी मतलब जो भी कुछ वहाँ पे बनता है या जो भी कुछ वहाँ पे मतलब कोई कुछ किसी भी तरह का जो भी प्रोडक्ट है वो उसका जो है टैक्स खुद कलेक्ट करते थे। टाइगर ऑफ मैसूर कौन है, वो है टीपू सुल्तान। टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो है टीपू सुल्तान। और फौजदारी अदालत क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी अदालत का मीन्स क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट। और रानी चनामा क्या है, लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितौर, यानी कि कितौर में रानी चनामा ने क्या करा था, उसने क्या किया है, उसने एक मूवमेंट जो है ब्रिटिश के खिलाफ शुरू किया था। सिपाही क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिपाही कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। द ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ, तो कब से मतलब ब्रिटिशर ने जो है बंगाल को कब्जा शुरू करा वो जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। अब देखो उसके बाद हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ द मैसूर। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो किसके रूलर थे, वो कहाँ किस जगह के सुल्तान थे, वो मैसूर के सुल्तान थे। डलहौजिया इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये डलहौजिया ने दी थी। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट। यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास क्या है, यहाँ पे ये है पार्ट, क्या है ये पार्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है ये पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने कहना है। द मुगल अंपायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी आप लोग देखते हो जब 1600 में यहाँ पे इंग्लिश आए तो मिड 16 के बाद जो है 1600 AD के बाद जो है डाउनफॉल ऑफ द यानी कि 1707 जब उनका पावरफुल जो मुगल अंपायर था जिसका नाम था औरंगज़ेब, जैसे ही वो उसकी डेथ हो गई तो डिक्लाइन पीरियड ऑफ द किसका शुरू हो जाता है, मुगल का। तो यहाँ पे कहता है कि 18th सेंचुरी में जो है मुगल काफ़ी स्ट्रॉन्गर थे। स्ट्रॉन्गर नहीं, ये क्या है, ये फॉल्स है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विद इंडिया। अब देखो ये भी फॉल्स क्यों है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे डचेज आए थे, यहाँ पे पोर्तुगाल्स आए थे, यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेंच आए थे, इंग्लिश आए थे। तो
यहाँ पे इसमें क्या था कि सिर्फ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, तो यहाँ पे इसमें क्या था कि सिर्फ यहाँ पे क्या थी ईस्ट इंडिया, बल्कि यहाँ पे क्या थी बहुत सारी कंपनियाँ थी। महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ द पंजाब। महाराजा सिंह कहाँ का रूलर था और वो कहाँ था पंजाब का था। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द टेरिटरीज दे कंक्यूर्ड, ये भी फॉल्स है। अब जैसे ही अंग्रेज़ों ने क्या करा, जैसे ही उन्होंने यहाँ की रियासतों को अपने कब्ज़े में लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, दोबारा से जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का था, जो भी मुगल्स का था या जो भी नवाबों का था, यहाँ के राजाओं का था, उसको चेंज कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। क्या चीज़ थी जिसकी वजह से यूरोपियन लोगों को, यानी कि यूरोपियन लोगों को हिंदुस्तान की तरफ खींचा गया, यहाँ की तरफ उनको कशिश हो गई कि हम हिंदुस्तान जाएंगे। देखो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडियन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे पहला रीज़न जो है, दे कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइजेज एंड कैरी देम बैक टू यूरोपियन टू सेल एट हायर प्राइजेस। क्या करते हैं वो जो पहला पॉइंट इसका क्या है, वो यहाँ की चीज़ों को सस्ते दामों में ख़रीदते हैं और उनको यूरोप में जब लेते हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा दामों पे उनको बेचते हैं। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। तो जो भी यहाँ पे कपास उगाया जाता था, रेशम उगाया जाता था, इसकी काफ़ी डिमांड किस मार्केट में थी, यूरोपियन यानी कि यूरोप में इसकी जो हमारे यहाँ पे कॉटन और जो हमारा सिल्क उगता था, कपास और रेशम जो यहाँ पे उगता था, तो ये इसकी डिमांड काफ़ी कहाँ पे थी, यूरोप में थी। इंडिया स्पेसिस लाइक द पेपर, क्लाउज, कार्डिमन, सिनेमा वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। और उसके अलावा काली मिर्च जिसको कहा जाता है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इसकी भी काफ़ी डिमांड क्या थी, यूरोप में थी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, व्हाट वर द एरियाज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से जो नवाब थे बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो गए, आपस में उनको तनाज़ा पैदा हो गया, कन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ आपस में हो गई, वो क्या रीज़न था। देखो द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वर। अब देखो क्या क्या वो कॉन्फ्लिक्ट थे या किन किन वजूहात पर बंगाल के जो नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तनाज़ा खड़ा हो गया, झगड़ा खड़ा हो गया। द बंगाल नवाब्स डिनाइड कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन मैनी ओकेजन्स। जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने इस चीज़ से इनकार करा, इस मंजूरी से कि हम अब आपको किसी भी तरह की रियायत नहीं करेंगे, हम आपको जो है किसी भी तरह की क्या है रियायत नहीं करेंगे। तो मतलब जो भी वो टैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं दे रहे थे या ड्यूटी फ्री वो ट्रेड कर रहे थे, अब जो है बंगाल के जो नवाब आ गए, तो मुर्शिद कोली के बाद अलवर्दी खान, अलवर्दी का सिराजुद्दौला जैसे आए, उन्होंने उनको कहा कि आप फौरी तौर पर जो है जो भी टैक्स वगैरह हम अब आपको रियायत माफ़ नहीं करेंगे। दे डिमांड, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दे डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। अब उन्होंने क्या करा, मतलब जो कंपनी थी और कंपनी से वो डिमांड करने लगे कि अगर आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, तिजारत करना है, बिजनेस करना है, इसके लिए आपको काफ़ी अतिया देना पड़ेगा, आपको जो है काफ़ी ट्रिब्यूट्यूज यानी कि आपको अकीदत इसकी काफ़ी भरनी पड़ेगी, भरपाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज़ दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और उन्होंने क्या है, ये अंग्रेज़ लोग क्या थे, ये पैसे यहाँ पे पैसे की मशीन लगाई हुई थी, यानी कि वहाँ पे वो पैसे जो थे बनाते थे, प्रिंटिंग प्रेस थे, इस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया कि अब यहाँ पर आप लोग जो है पैसे वगैरह की मिंट कॉइन्स जो हैं, जो भी आपकी बिल्डिंग्स में आप लोग बनाते हो, उन पे भी उन्होंने बैन लगाया, अब आप अपने पैसे नहीं बना सकते हो। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो है फोर्थ पार्ट इसका क्या है, दे स्टॉपेड द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन। और दूसरा चौथा पॉइंट जो है, उन्होंने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन जो करते थे, जो किलाबंदी करते, मान लो जिस भी जगह वो रहते थे वो कब्जे में लेते थे और वहाँ पे अपनी बिल्डिंग वगैरह ऑफिस वगैरह बनाते थे, इस पर भी उनने यहाँ के जो नवाब थे बैन लगा दिया। द कंपनी डिनाइड टू पे टैक्सेस। और कंपनी ने क्या किया, उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। द कंपनी ऑफिशियल्स रोड डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स टू नवाब्स एंड ह्यूमिलेटेड देम। और इसके अलावा जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो गलत अनाथ शनात लिखते थे, यानी कि
यहाँ के जो नवाब थे उनको जलील करते थे, उनको बेअदब गुस्ताखी उनकी करते थे। और यही क्या था, ये था कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए और वो लड़ाई पे उतर आए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हाउ डिड द एग्जम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी मैंने पहले आपको बताया दीवान क्या था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। जैसे ही बैटल ऑफ प्लेसी होती है, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है, बैटल ऑफ प्लेसी जो है 1757 में होती है और बैटल ऑफ बक्सर कब होती है, वो होती है 1764 में। उसके बाद क्या होता है, जो मुग़ल अंपायर है उन्होंने क्या करा, उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो अंग्रेज़ रहते, मतलब अंग्रेज़ कहाँ पे थे, बंगाल में थे, तो उनको जो है दीवान देना पड़ा, यानी कि दीवान क्या था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब देखो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। मतलब यानी कि जो भी जगह बंगाल में थी, यानी कि पूरे बंगाल पर जो है उनको एज ए दीवान मिल गया, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। जो कुछ भी वहाँ पे था वो उस पर डायरेक्टली तौर पर जो है उसको कलेक्ट करने के लिए जो भी रेवेन्यू लगान वगैरह महसूलात वहाँ से हासिल करते थे। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब देखो काफ़ी वसी तौर पर कंपनी को ये क्या कहते हैं, ये इख्तियारात मिल गए कि यहाँ पे जो भी रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं आप लोग जो हैं आप उनको निकाल, जैसे सोना था, चांदी था, या यहाँ पे कपास था, सिल्क था, जो भी कॉटन था, या यानी कि स्पेसिस था, यानी कि जो भी यहाँ पे मसाले वगैरह थे, लौंग था, इलायची था, आपको जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे हैं आप हक जताओगे, आप वसी तौर पर जो है इन चीज़ों की आपको परमिशन है, आप उनसे जो है दीवान राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कर सकते हो। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस। अब देखो क्या हो गया, कंपनी जो पहले जो थी उनकी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो है ज़्यादातर उतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यहाँ के जो भी फसलें वगैरह, मतलब जो भी वो यहाँ से लेना चाहते थे उनको प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई, जो पहले फेस करते थे अब ये सॉल्व हो गई ड्यू टू द दीवान। फ्राम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैज़ एक्सपांडेड। अब देखो अर्ली यानी कि जो ही 18वीं सदी के आगाज़ में ही उनका बिजनेस, उनका ट्रेड जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडियन विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्राम द ब्रिटेन। लेकिन वो लोग क्या करते थे, जो सोना और सिल्वर जो अपने मुल्क से वो लाते थे, उसके बदले में वो यहाँ की चीज़ों को खरीदते थे। कौन, ब्रिटिशर क्या करते थे, पहले वो सोना और सिल्वर वगैरह लाते थे अपने मुल्क से और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बादशाहों को खरीदते थे, और वो यहाँ से जो भी चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती थी वो गोल्ड और सिल्वर के बदले लेते थे। लेकिन दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अब वो वक्त आ गया, अब उनको ब्रिटेन को ये ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे इन हिंदुस्तान में जो है उसको बेचें, यानी कि गोल्ड या सिल्वर की अब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ से लाएं और यहाँ पे चीज़ें खरीदें। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लेसी एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द दीवानी। तो देखो बैटल ऑफ प्लेसी से पहले जो थे वो सोना और सिल्वर को लाते थे, यहाँ के बादशाहों को देते थे और यहाँ से चीज़ें हासिल करते थे। अब जैसे ही उन्होंने इसको एग्जम्पशन करा, यानी कि दीवान राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जब आफ्टर द बैटल ऑफ द बक्सर जो है उन्होंने दीवान को हासिल करा, फिर उनको इन चीज़ों की ज़रूरत, अब वो सोना या चांदी वहाँ से नहीं लाते थे। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आप देखो आफ्टर द बैटल ऑफ द बक्सर एंड आफ्टर द प्लेसी क्या करते हैं, अब जो ब्रिटिशर का जो भी कंपनी के खर्चे थे वो यहाँ उनका खर्चा जो है पूरा करने लगे। वो यहाँ पे जितना भी उनको रेवेन्यूज़ निकलता था उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है। सोने चांदा जो अपने चांदी जो अपने वो मुल्क से लाते थे। दीज रेवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। अब देखो जो जिस रेवेन्यू से वो क्या करते थे, उसी रेवेन्यू से जो यहाँ पे वो लगान हासिल करते थे दीवान की वजह से, अब वो कॉटन और सिल्क जो यहाँ पे बनता था, कपास और रेशम जो बनता था, उसको हिंदुस्तान से वो खरीदने लगे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता। अब देखो क्या होगा, जैसे उनने दीवान को हासिल किया,
राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ये था, मान लो एक तरफ से फरमान ही उन्होंने हासिल करा। उसके बाद जो है जो भी यहाँ पे वो रेवेन्यू हासिल करते थे, यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें निकलती थी, उनका जितना भी पैसा आता था वो अपने आप पे खर्च करने लगे, अपने बिल्डिंगों पे खर्च करने लगे, अपने जो भी वो मतलब जो ट्रूप्स था, कंपनी के जो भी मुलाजिम थे, उन पे वो खर्च करने लगे। अब और यहाँ पे जितनी भी वो चीज़ें खरीदते थे, मान लो कोई ज़मींदार लोग थे या जो भी यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे कुछ लोग, तो उनसे जो भी चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती थी वो यहीं से वो पैसा भी हासिल करते थे और उन्हीं हमारे पैसे से, यानी कि हिंदुस्तान के ही हमारे ही पैसे से वो उन चीज़ों को खरीदते थे, फिर एक्सपोर्ट वो अपने मुल्क में करते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज योर दैट एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ द सब्सिडी अलायंस। देखो after the battle of the Boxer and the Plassey, British government, or simply you can say that East India Company had made two policies. Number one is that is subsidy alliance and other is doctrine of the leaves. अब देखो यहाँ पे subsidy alliance क्या होता है कि कुछ इमदाद वो करने लगे। यहाँ के जो भी लीडर थे, इन्होंने क्या कहा कि हम आपकी कुछ इमदाद करेंगे, उसके बदले में आपको हमारे साथ अलायंस करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ ट्रेटी करनी पड़ेगी, आपको लिख कर देना पड़ेगा। वो क्या था, देखो अकॉर्डिंग टू द सब्सिडी अलायंस द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मेड फोर्सेस। ये सब्सिडी अलायंस, मैंने आपको कहा दो पॉलिसीज़ बनाई थी, तो सब्सिडी अलायंस की हम बात कर रहे हैं। सब्सिडी अलायंस के तहत यहाँ के जितने भी बादशाह थे, यहाँ के जितने भी रूलर थे, उनसे कहा गया आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि आप अपनी फोर्स रख सकते हैं। दे केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। हम आपको, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको मुहैया करेगी प्रोटेक्शन, आपको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेगी, लेकिन आपको अपनी फौज नहीं रखनी है। मेजर इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम और एज फॉलोज। अब इसके क्या क्या सब्सिडी अलायंस के क्या क्या इफेक्ट पड़े, देखो सिंपली सब्सिडी अलायंस क्या था, ये एक पॉलिसी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और इसके तहत जो है यहाँ के जितने भी बादशाह थे उनको फौज नहीं रखनी है और उनको मतलब जो है जो भी तहफ़्फ़ुज़ था, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम था या प्रोटेक्शन जो थी वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी मुहैया करेगी। अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस सब्सिडी अलायंस। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द गार्डियन ऑफ द टेरिटरीज दैट इट टुक अंडर द अलायंस। अब देखो जैसे ही अलायंस हो गया है नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में, अब इन्होंने क्या करा, जितने भी यहाँ के टेरिटरीज थे, यानी कि जो भी जगह थी उनकी वो रखवाली करने लगे और जो भी यहाँ के बादशाह थे उनको सिक्योरिटी मुहैया करी कि उनको अपनी सिक्योरिटी नहीं रखनी है और जो भी उनकी सिक्योरिटी, मान लो जो भी फौज पहले थी वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई और उनकी मतलब तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत कौन करने लगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी थे इस सब्सिडी अलायंस के तहत। दूसरा पॉइंट क्या है, द इंडियन रूलर्स हैड टू पे ऑफ द सब्सिडी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन। अब देखो ये क्या है, द इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर है। द इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये है फॉर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इंडियन रूलर्स जो भी थे इस सब्सिडी अलायंस के तहत, जो भी उनको कंपनी ओवरऑल जो भी मेंटेनेंस कंपनी के मुलाजमों का था, कंपनी का था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और जो प्रोटेक्शन जो थी, पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन जो था वो कौन मेंटेन करने लगे, वो कंपनी ही मेंटेन करने लगी। किसके तहत, जो सब्सिडी अलायंस जो हुआ था, मतलब एज ए जोर पर, ताकत के बलबूते पर उन्होंने ओवरऑल जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्स टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज ए पेनल्टी। अब देखो सब्सिडी अलायंस, सिंपली मैं आपको कहूँगा ये एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि जो यहाँ के राजा व महाराजा हैं वो अपनी फौज नहीं रख सकते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत जो है वो कौन करेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम करेंगे, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगे। लेकिन उसके बदले में जो भी मतलब यहाँ से रेवेन्यू निकलता था, जो भी यहाँ उनको जो है उसके बदले में जो है कंपनसेशन किसको देना पड़ता था, कंपनसेशन
कंपनसेशन, यानी कि जो भी खर्चे इसके उठते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसको भरना पड़ता था, वो यहाँ के नवाब को, महाराजों को भरना पड़ता था। अगर वो ये नहीं दे सकते, अगर वो इसमें फेल हो गए, तो पेनल्टी के तौर पर जो भी उनकी टेरिटरीज होती थी, यानी कि जो भी उनका पार्ट होता था किसी नवाब का, अगर उसने रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दिया, या जो भी खर्चे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ के नवाब और महाराजा या राजा थे या जो भी बादशाह थे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अगर वो नहीं दे पाए तो इसके बदले उनको पेनल्टी क्या दी जाती थी, जिस भी एरिया पे वो नवाब था वो डायरेक्टली उसको जो है अपने कब्जे में ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। Question number 8 is your, that is, in what way was the administration of the company different from that of the Indian rulers? अब देखो हिंदुस्तान के रूलर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इंतज़ामिया था, वो किस तरह से मुख्तलिफ था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके इंतज़ामिया से। देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स इन द फॉलोइंग वेज। अब देख लीजिए, हिंदुस्तान के रूलर का जो इंतज़ामिया था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, वो इस तरह से मुख्तलिफ था। देखो, द कंपनी लेड डाउन साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, तो इनका काफ़ी जो था, मतलब उन्होंने, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने रिफॉर्म करा था। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई करी, उन्होंने जो है सेटिंग करी एडमिनिस्ट्रेशन की और काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंसीज। अब देखना उन्होंने क्या करा, ओवरऑल जो भी यहाँ के टेरिटरीज थे वो किसके प्रेसिडेंसी में आ गए, किसकी सदारत में आ गए, किसके कंट्रोल में आ गए, डायरेक्टली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गए। देयर वर 3 सच प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बम्बई। ऑन द अदर हैंड अंडर द इंडियन रूलर्स। अब देखो, इंडियन रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, डिवाइडेड 4 पार्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट, जिला, परगाना, तहसील एंड विलेजेस। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, ईच प्रेसिडेंसी वाज अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर्स, हियर एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाज रूल्ड बाय लोकल जिम्मेदार्स एंड द पेजेंट्स। देखो, ये जिम्मेदार्स कौन थे, देखो जिम्मेदारी सिस्टम एक ऐसा था इन ब्रिटिश इंडिया, ए सिस्टम यूज टू कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम द रायट्स कल्टीवेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि इनडायरेक्टली थ्रू द जिम्मेदार एज अपोजिट द रायतवाड़ी सिस्टम वेयर रेवेन्यूज वर कलेक्टेड डायरेक्टली। तो ये जिम्मेदार कौन थे, जो मतलब मान लो एजेंट थे, ये इनको परमानेंट सेटलमेंट्स उन्होंने यहाँ पे हासिल करी थी और ये जो भी लगान वगैरह होता था ये हासिल करते थे। लेकिन अब देखो, जो हिंदुस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या यहाँ के रूलर क्या था, वो था जिम्मेदार, जो परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि बादशाहों के आगे जो मतलब उनके जो सबऑर्डिनेट थे वो यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह जो है कलेक्ट करते थे। थर्ड पॉइंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वाज द गवर्नर जनरल। अब देखो, अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा जो होता था वो होता था गवर्नर जनरल, एंड बट अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द किंग और नवाब वाज द हेड ऑफ द सुप्रीम हेड। अब देखो, अंग्रेज़ों का कौन सबसे बड़ा होता था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल होता था, लेकिन नवाब और यहाँ के जो बाकी अंपायर्स जो थे उनका बड़ा कौन होता, किंग या नवाब होता था। ए न्यू जुडिशल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फ्राम 1772 में। अब देखो, 1772 में एक नई अदालत, यानी कि अदालत का सिस्टम जो है वजूद में लाया गया, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होते थे। एक होता था क्रिमिनल कोर्ट्स जो आज भी है, और एक क्या था, सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स को कहा जाता था नोन एज फौजदारी अदालत, और जो सिविल कोर्ट था उसको कहा जाता था दीवानी अदालत। अब देखो, मौलवीज एंड Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided our civil courts। अब देख लीजिए, जो मौलवी या पंडित्स वगैरह जो थे वो भी इंटरफेयर करते थे, जो भी यहाँ पे जो है ब्रिटिशर ने कानून बनाए थे, यानी कि मान लो वो जो है वो हमारी यहाँ के लोगों की तरफ से वो इंटरप्रेट करते थे जो भी कानून होते हैं, मौलवी और पंडित्स वगैरह। और डिस्ट्रिक्ट में कौन होता था, कलेक्टर्स होता था, उसकी सदारत में सिविल कोर्ट जो है वो चलता था। दी क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी, तो उसके बाद जो भी क्रिमिनल कोर्ट था वो काजी और मुफ्ती के अंडर में था, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। अब वो भी कलेक्टर्स के ही अंडर। अब देखो, सिंपली क्या है, जैसे ही
अंग्रेज़ों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करवा, तो उन्होंने क्या बनाया, क्रिमिनल कोर्ट, और क्या बनाया उन्होंने, दीवाने अदालत, सिंपली जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे यहाँ की बात, तो सिंपली जो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स जो था, अगर हम इंडियन रूलर्स की बात करेंगे, वहाँ पे हमारा काजी होता था और मुफ्ती वगैरह वही डिसीजन देते थे जो भी क्रिमिनल पाया जाता था या जो भी कुछ करता था। लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। किस तरह से कंपनीज आर्मीज को बनाया गया, कौन कौन सी तब्दीली जो है उसमें वजूद में आ गई। अब देख लिए द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी। अब देखो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, इन्होंने रिक्रूटमेंट यानी कि भर्तियाँ शुरू कर दी अपनी आर्मी की, जिसको सिपाही आर्मी कहा जाता था। लाइक द मुगल आर्मी, द कंपनीज आर्मी वर आल्सो कंपोज टू द कलवरी एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो जिस तरह से मुगल की जो कुछ पैदल यानी कि घोड़सवार इनके पास फौज होती थी, जिसको कावलरी कहा जाता है, और इन्फेंट्री इसके पास जो था, अलग अलग ग्रोह जो थे, एक होता था किसका ग्रोह, घोड़सवार पे जो सिपाही होते थे, घोड़ों पे जो सवार होते थे, हाथियों पे, और दूसरा था जो पैदल रेजिमेंट चलते थे। विद द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी। लेकिन जो कावलरी था, जो घोड़ों के सिपाही जो थे, वो ज़्यादा क्या थे, डोमिनेंस थे, वही ज़्यादा पावरफुल थे। उसके बाद आप देख लीजिए, एज द वारफेयर टेक्नोलॉजी चार्जेड फ्रॉम द 1820s द कालवरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। अब देख लीजिए, जैसे ही टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करा गया और ये घोड़ों की जो रिक्रूटमेंट्स थी, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो गई। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी दैट टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स एंड इज इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अब देख लीजिए, जैसे ही सोल्जर जो कंपनी के थे, वो क्या है, बीच में थोड़ा सा चेंजेस आ गई, इन्होंने मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स करी और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को दोबारा से उन्होंने क्या करा, इंपोर्ट करा। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर ने क्या करा, उन्होंने यूनिफॉर्म जो है वो मिलिट्री के लिए बनाई। सोल्जर्स फॉर ट्रेनिंग, सोल्जर्स को ट्रेनिंग कराने लगे, ड्रिल कराने लगे, उनको डिसिप्लिन जो है सिखाने लगे, यानी कि हर एक तौर व तरीका उनको तरकीबें नई नई देने लगी। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड, और इसमें कास्ट, जात पात, धर्म का कुछ भी नहीं रखा। तो आपको टुडे आई हैव इलस्ट्रेटली डिस्कस ऑल द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर हिस्ट्री। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बिफोर इससे पहले कि आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे, आप जो है थ्योरेटिकल पोर्शन जो 2 लेक्चर में, 2 वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं, उसको आप पहले फॉलो करिए, उसको आप उन वीडियोस को 1-2 बार देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करिए। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़, ताकि मैं आगे जाकर आपके लिए इसी तरह का वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।